अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बचपन में जब भी हम खेलते हुए बैलून को छोड़ते थे, वो बैलून जो हवा में उड़ता जाता था, तो हम सोचते थे कि ये बैलून हवा में कहाँ जाता है। मेरे बहुत से दोस्त कहते थे कि ये बैलून समंदरों की तरफ जाता है, समंदरों में गिर जाता है। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये बैलून स्पेस में चला जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बैलून साइंस के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि ये बैलून कहाँ तक जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमें बैलून के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बैलून एक छोटा सा इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए आप अपने स्कूलों और कॉलेजेस की क्लासरूम में इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। और आज टेक्नोलॉजी में बैलून्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है कि जब भी बैलून फटता है आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी बैलून फटता है तो ज़्यादातर आवाज़ आती है और इस आवाज़ की वजह है कि बैलून में एनर्जी स्टोर होती है। जब हम बैलून को फैलाते हैं या उसमें गैस भरते हैं तो उसमें प्रेशर स्टोर होता है और प्रेशर की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी किस तरह स्टोर होती है ये भी बताऊंगा। लेकिन जब हम इस प्रेशर से भरे हुए वेसल को कहीं से छोटा सा वेंट देते हैं, जैसे मैं इसको एक पिन चुबाता हूं, तो अब क्या होगा कि बाहर प्रेशर कम है एटमॉस्फेयर का और बैलून में प्रेशर ज़्यादा है। तो इस प्रेशर को बराबर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रेशर वेव जनरेट होगी। और जब प्रेशर वेव जनरेट होती है तो हमें पता है कि वो साउंड प्रोड्यूस करती है, क्योंकि साउंड भी एक प्रेशर वेव है जो कि हम साउंड की वीडियोस में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। तो इस वजह से जब भी हम बैलून को पॉप करते हैं तो ज़्यादातर औकात में हमें प्रेशर वेव मिलती है जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि बैलून इलास्टिक मटेरियल का बना होता है। रबर के बैलून्स बने होते हैं, लेटेक्स के। लेटेक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बैलून्स में। जो हमारे टॉय बैलून्स होते हैं वो अमूमन लेटेक्स के बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। तो ये ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो स्ट्रेचेबल होते हैं, जो कि इलास्टिक होते हैं। तो जब हम बैलून में हवा भरते हैं तो आप समझ लें कि आपने एनर्जी स्टोर कर दी, और ये एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इस बैलून को कोई भी जगह देंगे, मतलब यहाँ से आप धागा खोल दें तो हवा बाहर की तरफ निकलेगी, और अब ये सारी पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलने जा रही है और बैलून आगे की तरफ मूव करेगा। जो भी रास्ता देंगे आप हवा को खारिज होने का, बैलून उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से मूव करेगा। अगर आपको याद हो तो न्यूटन का तीसरा लॉ, थर्ड लॉ भी यही कहता है, जो कि एक्शन और उसके ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन के बारे में है। तो हमें ये पता चलता है कि जब रॉकेट्स या इंजन्स बनाए जाते हैं रॉकेट्स के, तो उनमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर फ्लू गैसेस को प्रेशर के साथ बाहर निकाला जाता है। प्रेशराइज्ड गैसेस होती हैं ये, जो कि कंबस्शन की वजह से, आग की वजह से बनी होती हैं, और रॉकेट मुख्तलिफ सिमत में, दूसरी सिमत में उड़ता जाता है। बिल्कुल गुब्बारे में भी अगर आप एक एक्टिविटी कर ले, स्ट्रॉ लगा ले, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि गुब्बारा भी एक रॉकेट की तरह आगे की तरफ मूव करेगा। ये रिएक्शन है उस एक्शन का जिसमें गैसेस, प्रेशराइज्ड गैसेस बाहर निकल रही हैं। तो जब प्रेशराइज्ड गैसेस बाहर निकलेंगी तो बैलून आगे की तरफ जाएगा। जब भी हम बैलून को फुलाते हैं, इसमें हवा भरते हैं, तो इस पर टेंशन की फोर्स अप्लाई होती है क्योंकि ये स्ट्रेच हो रहा है। जब आप इस रबर को दोनों तरफ से खींचते हैं तो इस पर फोर्स ऑफ टेंशन या टेंशन की फोर्स इन्हें दोनों तरफ से खींचती है, और इलास्टिक फोर्स इसे वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल में लाने की कोशिश करती है। तो इलास्टिक फोर्स और टेंशन की फोर्स ऑपोजिट काम कर रही होती हैं। जब हम बैलून में हवा भरते हैं तो हम इसको फैलाते हैं, एक्सपैंड कराते हैं, तो इसके हर पॉइंट पर इलास्टिक फोर्स लग रही होती है, जो कि ये चाहती है कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आए। तो हम एक पॉइंट लेते हैं, जैसे ये एक पॉइंट ले लिया, और इसमें हर तरफ से इलास्टिक फोर्स की वजह से ये स्ट्रेच हो रहा है। बैलून का हर पॉइंट स्ट्रेच हो रहा है, हर डायरेक्शन से इसको पुल किया जा रहा है। क्योंकि ये यूनिफॉर्मली पुल किया जा रहा है तो इसलिए बैलून ने अपनी शक्ल ली हुई है। लेकिन जैसे हम एक पेन लगाएंगे, इसमें छोटा सा होल करेंगे, तो अब क्या होगा, होल के बीच में इलास्टिक फोर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वहां से अब आप देखें कि पुल खत्म होगी। अब सिर्फ एक तरफ को पुल रहेगी, और जब एक तरफ को पुल रह जाती है किनारों पर इस सुराख के, तो क्या होगा, ये सुराख बढ़ता जाएगा क्योंकि इसको इस तरफ से फोर्स मिल रही है लेकिन इस तरह से फोर्स नहीं मिलती। तो जब भी कोई छोटा सा सुराख होता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेजी से बढ़ता है, और उसकी वजह इलास्टिक फोर्स होती है जो कि उसको बहुत तेजी से किसी भी छोटे से सुराख को, जो कि बैलून में होता है, उसको बढ़ाती है। ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट का रेफरेंस देता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट हम स्कूलों में कर सकते हैं।
बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक हाई डेफिनेशन कैमरा लिया गया और उसको सेट किया गया बैलून के सामने, ताकि उससे बनाई हुई वीडियो को हम 2000 टाइम्स स्लो करके देखें। और फिर बैलून को हवा से भरा गया, लेकिन उसको पूरे तरीके से हवा से नहीं भरा गया, पूरा उसको एक्सपैंड नहीं किया गया, और फिर उसको पेन के जरिए फाड़ा गया। जब हमने उसको पूरी तरीके से फुलाया नहीं था और उसको पेन से फाड़ा, तो वो एक पीस में हमारे पास बचा। आप देख सकते हैं कि एक पीस आपको बैलून का नजर आ रहा है, उसकी स्किन का, जो कि हमारे पास बचा हुआ है। लेकिन अगर इसी बैलून को हम ले लें और इसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड करें, इसमें बहुत हवा भरें, इसे हाई इन्फ्लेशन कहते हैं, और अब अगर इसको हम फाड़ेंगे तो इसके मल्टीपल पीसेस बनेंगे स्किन के, इसकी स्किन के मल्टीपल पीसेस बनेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखा रहा हूँ, पहला केस ऊपर वाला था जिसमें इसकी स्किन का एक पीस बना था, जबकि जब नीचे वाली स्किन को देखा उसके मल्टीपल पीसेस बने। इस रिसर्च को ग्लास पर और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पर भी किया जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जब हम बैलून्स यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि जब ये रप्चर होगा तो इसका बिहेवियर कैसा होगा। अगर ये बच्ची इस बैलून को फैलाती है तो क्या ये बैलून हवा में उड़ेगा? नहीं उड़ेगा, और उसकी वजह बायंसी है। बायंसी एक ऐसी फोर्स है जिसे अर्शिमिदस ने डिस्कवर किया था। अगर एक लिक्विड लें आप और उसमें एक बॉडी को रखें तो उस पर दो किस्म की फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक फोर्स होगी उसका वेट जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, लेकिन लिक्विड की वजह से एक फोर्स उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक्ट करेगी, जिसे बायंसी की फोर्स कहा जाता है, बायंट फोर्स कहा जाता है। अगर बायंट फोर्स बड़ी होगी वेट से तो ये तैरता रहेगा, लेकिन अगर बायंट फोर्स कम होगी वेट से तो ये सिंक कर जाएगा। और बायंसी की फोर्स अमूमन शक्ल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि इसको किस शक्ल में आपने बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम अपनी एयर को भी एक लिक्विड के तौर पर इमेजिन करें कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें एक गुब्बारा है जिसमें हमने एक गैस भरी हुई है। इस गैस में ऊपर से प्रेशर आ रहा है, नीचे से एयर का प्रेशर आ रहा है और इसका वेट भी है। तो इस पर अगर कोई इम्बैलेंस फोर्स एक्ट करेगी, यानी नेट रिजल्टेंट जो फोर्स आएगी वो ऊपर की तरफ होगी, तो तभी ये गुब्बारा ऊपर जा सकेगा, अदरवाइज तो इस गुब्बारे को ऊपर नहीं जाना। लेकिन जब हम बात करते हैं आम गुब्बारे की जिसमें हमने हवा को भरा है, यहाँ पर यह भी देखने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे हम हवा में ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, तो आप देखें कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की, गैस के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होती जाती है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर प्रेशर कम है और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्रेशर कम एक्सर्ट होगा गुब्बारे पर और यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट होगा। अब हम गुब्बारे पर मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस देख लेते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे की तरफ से भी एक्सर्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ से हो रहा है। लेफ्ट और राइट के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने नलीफाई कर दिया, मैंने जूम किया कि वो बराबर है। तो हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कम होता जाएगा, तो ये फोर्स कम होगी। लेकिन साथ साथ हमारे बैलून की स्किन की और उसके अंदर मौजूद एयर या गैस की वेट वो भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम एयर भरेंगे तो उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा, तो बैलून प्लस एयर का वेट ज़्यादा होगा और उसकी वजह से ये बैलून ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसमें मैं कोई ऐसी गैस भर दूं जिसकी वजह से इसका वेट बहुत कम हो, बायंसी की फोर्स जो कि नीचे से हम इसको प्रेशर दे रहे हैं, तो अब इसका वेट बहुत कम हो गया, तो फिर ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो अगर इसका वेट कम होगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये कि इसमें कोई ऐसी गैस डाली जाए जिसकी डेंसिटी कम हो, जिसका वेट कम हो। और अगर इसका वेट ज़्यादा होगा, जिस तरह हम एयर के साथ, फूंक के साथ इसको फुलाते हैं, तो फिर ये कभी भी ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसका अपना वेट इतना ज़्यादा है कि इसको बायंसी की फोर्स ऊपर लेके जा नहीं सकती। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मेरे पास दो बैलून है, एक में हमने हवा भरी है, तो आप देखें यहाँ पर आपको हवा का वेट और उसकी डेंसिटी ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि उसमें मुख्तलिफ गैसेज हैं। लेकिन एक और बैलून में हमने सिर्फ हीलियम भरी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हीलियम की डेंसिटी कम है और उसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा क्योंकि इस पर बायंसी की फोर्स एक्ट कर रही है। वो कौन सी गैसेज हैं जिनका वेट कम है, जो कि लिफ्टिंग गैसेज कहलाती हैं? तो उनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी लिफ्टिंग गैस है वो है हाइड्रोजन, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ। उसके बाद हीलियम है, फिर अमोनिया है, फिर मीथेन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वो गैसेज हैं जो हवा में ऊपर की तरफ जाते हैं, इनको लिफ्टिंग गैसेज कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, एसिटिलीन, नाइट्रोजन है। इसी तरीके से वो गैसेज जो हवा से भारी है वो नीचे की तरफ जाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, क्लोरीन, बेंजीन और मुख्तलिफ किस्म की गैसेज हैं। तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिफ्टिंग गैसेज से है क्योंकि हमने इनको ही यूज़ करना है बैलून में। अब आपका सवाल ये होगा कि अगर गैसेज इस्तेमाल होती हैं तो फिर हॉट एयर बैलून कैसे काम करते हैं? क्योंकि अगर मैं एक ऐसा बैलून लूँ जिसमें एयर ही भरें, लेकिन उस एयर को आहिस्ता आहिस्ता हम गर्म करें, तो जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम होती है
और डेंसिटी कम होने का मतलब ये है कि वो लाइट होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता ये बैलून हवा में उड़ना शुरू कर देगा। इसलिए इसके अंदर 2 कम से कम बर्नर लगे होते हैं जो कि एयर को अंदर गर्म कर रहे होते हैं। इन बर्नर्स को मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ, ये हॉट एयर बर्नर्स होते हैं जो कि एयर को गर्म कर रहे होते हैं और उससे ये बैलून ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो बैलून पर 2 फोर्सेस हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो एक उसका वेट है और एक उसकी लिफ्ट है, बाउंसी की फोर्स है। अगर उसकी लिफ्ट बड़ी है उसके वेट से तो बैलून ऊपर की तरफ क्लाइंब करेगा, इसे पॉजिटिवली बाइंड कहते हैं। अगर उसका वेट ज़्यादा है उसकी लिफ्ट से तो ये डिसेंड करेगा, नीचे की तरफ आएगा। और अगर उसका वेट और बाउंसी की फोर्स बराबर है तो ये अपने एलिवेशन को मेंटेन करेगा। तो इस तरीके से इस बैलून को, हॉट एयर बैलून को हम कंट्रोल करते हैं और उसमें हमें बर्नर्स बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। लेकिन सवाल तो अब आया कि जब हीलियम के गुब्बारे हवा में जाते हैं तो वो कितनी दूर जा सकते हैं, क्या वो स्पेस में एंटर हो सकते हैं? तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जैसे जैसे हीलियम के गुब्बारे हवा में जाते हैं एयर का प्रेशर कम होता जाता है और बाहर का जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है इस गुब्बारे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये गुब्बारा आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करना शुरू कर देता है, बढ़ना शुरू कर देता है। एक्सपैंड इसलिए कर रहा है क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और बाहर प्रेशर बहुत कम है। और जब ये एक्सपैंड करता है तो उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि इसने फटना है ताकि ये प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर सके। अमूमन साइंटिफिक बुक्स कहती हैं कि ये 10 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे जाके फट जाता है, लेकिन कुछ ऐसे गुब्बारे हैं जो 32 किलोमीटर तक भी जा चुके हैं। तो 32 किलोमीटर तक हीलियम का गुब्बारा ऊपर जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाएगा और फिर एक ऐसा अनदेखा बैरियर आएगा जिस पर जाकर ये फट जाएगा। और ये 32 किलोमीटर तकरीबन ये 2 घंटे में अचीव कर लेता है क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 18 किलोमीटर पर आवर, जो मैंने बुक्स में और मुख्तलिफ रेफरेंस मटेरियल में देखा है। तो 2 घंटे में इसकी हवा तो लूज़ नहीं होगी और ना ही इसमें वियर एंड टियर होगी क्योंकि ये तो 4-4 दिन हमारी छतों के साथ लगा रहता है घर में। अगर ये तो इसलिए गुब्बारा हमेशा ऊपर की तरफ जाता है लेकिन वो ऐसा ऐसा एक्सपैंड करता है और उसकी वजह बाहर का प्रेशर कम होना है और फिर एक वक्त आएगा कि वो एक्सपैंड करता करता एक्सप्लोड कर जाएगा, वो कभी भी स्पेस में नहीं जा सकेगा। और आज तक जो सबसे ऊपर गुब्बारा गया है वो 2002 में डॉक्टर यामागामी ने भेजा था जो कि 53 किलोमीटर तक गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसका मटेरियल भी उन्होंने चेंज किया था, स्पेशल मटेरियल इसमें लगाया था। तो 53 किलोमीटर तक हम हीलियम का गुब्बारा ऊपर भेज चुके हैं। लेकिन अगर हम गुब्बारा स्पेस में कभी भी रखेंगे तो वो फ़ौरन एक्सप्लोड करेगा और उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि स्पेस में वैक्यूम है, बहुत कम प्रेशर है गैसेस का और गुब्बारे के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस वजह से वो सारी की सारी मॉलिक्यूल्स न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, प्रेशर डिफरेंस ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और उसमें गुब्बारा एक्सपैंड करेगा और फ़ौरन पॉपअप करेगा। और अब हम आ रहे हैं उन स्पेशल गुब्बारों की तरफ जिनका मटेरियल हम चेंज कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा एल्टीट्यूड को अटेन कर सकें, क्योंकि गुब्बारों को हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसमें ज़ीरो प्रेशर बैलून्स हैं जो कि नासा यूज़ करती है। नासा 2 किस्म के बैलून ज़्यादातर यूज़ करती है, जिसमें ज़ीरो प्रेशर बैलून है जिसमें हमारा गुब्बारा पूरे तरीके से नहीं फैलाया जाता बल्कि उसको थोड़ा फैलाया जाता है क्योंकि हमें पता है कि उसने स्पेस की तरफ जाते हुए एल्टीट्यूड अटेन करते हुए और ज़्यादा फैलना है, उसका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। इसलिए हम पहले ही वो क्वेश्चन उसमें रख देते हैं, तो जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करना शुरू कर देता है। लेकिन ये गुब्बारा गैस को वेंट भी करता है, जो इसके अंदर एयर होती है, जो गैस होती है उसको आहिस्ता बाहर की तरफ भी निकालता है। हीलियम है तो हीलियम को बाहर की तरफ निकालेगा, ये गैस को वेंट भी करता है, उसका इखराज भी करता है साथ साथ। और दूसरा गुब्बारा होता है सुपर प्रेशर गुब्बारा, जिसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं लेकिन उसके टेम्परेचर से, जो अंदर गैस का टेम्परेचर है उसको ऊपर नीचे करते हैं, उसको बढ़ाते हैं और कम करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं ताकि इसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकें, उसको कांस्टेंट रख सकें। और इस गुब्बारे को हाई एल्टीट्यूड्स पर इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर 2 गुब्बारे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये सुपर प्रेशर गुब्बारा है जो कि हाई एल्टीट्यूड्स पर इससे काम लिया जाता है और ज़्यादा अरसा हमें सर्विस भी देता है। और दूसरा ज़ीरो प्रेशर बैलून है जो कि हमें वेंट करता है गैस को नीचे से, और उसके साथ साथ इसमें गुंजाइश होती है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और जब ये नीचे होता है तो इसका वॉल्यूम कम होता है। इनके ज़रिए हम बहुत सी टेक्नोलॉजी में मदद ले रहे हैं, उससे हम वेदर मॉनिटरिंग करते हैं, हम स्पेस के जितने प्रोग्राम्स हैं उनमें इन बैलून्स को यूज़ कर रहे हैं। हम ऐसे बैलून्स भी बना रहे हैं जो कि स्पेस में काम करेंगे और जब मरीख पर हमारी लैंडिंग होती है तो उसमें भी बैलून्स का इस्तेमाल किया जाता है
ज़मीन पर जब लैंडिंग होती है तो उसमें भी हम ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करें। तो बैलून के लिए स्पेशल किस्म के मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं जो कि हाई डिफरेंशियल प्रेशर पर भी अपने आप को, अपनी शक्ल को रिटेन कर सकें। अगली वीडियो में मैं आपको एक और प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गूगल कर रहा है, और उस प्रोजेक्ट में भी गुब्बारों को इस्तेमाल किया जा रहा है सेटेलाइट्स की बजाय। तो गुब्बारे मुस्तकबिल में आपकी सेटेलाइट्स का नेमल बदल भी हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि गुब्बारे की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो कि एक स्टूडेंट की फरमाइश पर बनाई गई थी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।